हेलो हेलो। मजे हो गए। हेलो बच्चों, क्या आप आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो बच्चों, रितेश, दीपिका, देव, राधे राधे भाई, गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, क्या आपको आवाज़ अच्छे से आ पा रही है? एक बार बता दें भाई। ओके, गुड 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 गुड। गुरुजी, आपने आईडी के बारे में बता दो। कौन सा आईडी के बारे में? चलिए, तो हम लोग बच्चों खेल शुरू करते हैं। आज का खेल शुरू किया जाए। तो आपको क्या कल दोनों आवर्धन बच्चों अच्छे से आ गए थे? मुझे बताएं, क्या आपको अच्छे से कल दोनों आवर्धन आ गए थे? ये मुझे एक बार कंफर्म कर दें। आ गए थे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार आपको क्वेश्चन पूछूंगा। आवर्धन, चलो मैं क्वेश्चन ही बना के दे दूं, क्वेश्चन से थोड़ा अच्छा समझ में आता है। मैंने आपको कहा कि यार ये एक वस्तु है, जिसका ये जो हाइट है ये 1 सेंटीमीटर और ये जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है, और वस्तु जो है वो है, इसका फोकस है 20 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो इमेज का क्षेत्रफल बताओ। इमेज का क्षेत्रफल बताएं। चलो एक बार बता दो ये करके मुझे। एक बार सब लोग चलो ठीक है, मैं बता रहा हूं, मैं खुद ही बता रहा हूं ना, मत बताओ, है ना, फिर से बता रहा हूं। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देख लेना भाई, ध्यान से देख लेना सब लोग। मैंने इसको कलर चेंज कर दिया, इसको पीला कर दिया और इसको कर दिया लाल। चलिए, मुझे एक बात समझ में आती है कि भाई साहब जो पीला और लाल है दोनों की स्थिति अलग अलग है। लाल जो है वो खड़ा है स्थिति में है, जो मुख्य अक्षर से खड़ी स्थिति में है, और जो पीला है वो सोई हुई स्थिति में, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर स्थिति है। दोनों में आवर्धन अलग अलग होता है बच्चों, दोनों में आवर्धन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो मुझे पता है कि इसका जो इमेज बनेगा तो वो बच्चों इमेज बड़ा बनेगा, आवर्धन होगा। बिल्कुल सही बात है, ये इमेज, ये आवर्धन कर दिया मैंने। तो इसमें मुझे पता है कि लाल वाला जो होगा, लाल वाला, ये मान लो ये लाल वाला हो गया, और ये जो पीला वाला है, ये देखो पीला वाला लंबाई ये बढ़ गई। मैंने सुना है कि सबसे पहले रेड वाले को सॉल्व करता हूं मैं, रेड वाली लंबाई को सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले कॉमन चीज करते हैं, आवर्धन निकालते हैं हम एमटी, आवर्धन हम एमटी निकालते हैं। क्यों, मुझे पता है कि यार ये जो होगा, इसकी ये जो लंबाई होगी, ये लंबवत है, तो इसको लिखूंगा 1 इंटू एमटी, और इसको मैं लिखूंगा पीले वाले को मैं लिखूंगा कितना, 2 इंटू ml, और हम जानते हैं ml बराबर mt का स्क्वायर होता है, mt का स्क्वायर होता है। क्या ये पहले बात तो ये समझ में आया क्या बच्चों, कि आवर्धन अलग अलग होते हैं और इस प्रकार होंगे? पहले कंफर्म करो मुझे। जो लंबाई के अनुदिश होता है वो mt होता है, और ml जो होता है वो लंबाई के मुख्य अक्ष के लंबवत जो होता है वो mt होता है, अनुप्रस्थ, और ये जो है लंबवत होता है उसको बोलते हैं ml। ठीक है, चलिए, मुझे एक ही फॉर्मूला पता है शुरू से। क्या फॉर्मूला पता है कि यार mt जो होता है वो होता है कितना,
mt जो होता है वो माइनस v अपॉन यू होता है, वो माइनस f अपॉन u माइनस एफ के भी बराबर होता है। ये फॉर्मूला हम बार बार देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार मैं mt निकाल लेता हूं, ml तो mt का स्क्वायर करने से मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, मुझे f भी पता है, u भी पता है, तो मैंने इसको लिखा इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए मैंने कहा माइनस ऑफ f इधर आता है नेगेटिव, तो माइनस का 20 बटे u 50 है तो माइनस का 50 माइनस f की वैल्यू कितनी है माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया माइनस माइनस प्लस 20 बटे माइनस 50 प्लस 20 माइनस का 30, इसका मान आ गया माइनस का 2/3, माइनस का 2/3। मुझे तो परिमाण से मतलब है, तो mt बराबर हो गया 2/3, mt बराबर हो गया 2/3। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए mt बराबर हो गया 2/3। वैसे अपन डेटा को चेंज कर देंगे, थोड़ा डेटा को चेंज कर दें बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन अपन अच्छा कर लेते हैं। डेटा को 20 को 50 और 50 को 20 कर दो, 50 को 20 कर दो और 20 को 50 कर दो, ये लो। चलो कोई बात नहीं, फिर भी एक ठीक क्वेश्चन बनेगा उससे। डेटा चेंज हो जाएगा और कोई खास बात नहीं है कि डेटा चेंज हो जाएगा। करके देखते हैं क्या आता है। तो माइनस एफ का वैल्यू कितनी है माइनस 50 बटे यू का वैल्यू माइनस का 20 माइनस माइनस 50, माइनस माइनस हो गया 50 प्लस का बटे 50 माइनस 20, ये हो गया 30, तो ये हो गया 5/3। अब थोड़ा ठीक आंसर आ रहा है, 5/3 mt हो गया। तो अतः मैं जानता हूं। अच्छा, मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में जो है, आप ये सोचो बच्चों, आप बोल सकते हो सर 2 सेंटीमीटर दे रखा है इसमें, तो आप 2 सेंटीमीटर को थोड़ा इग्नोर करो, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर दे रखा है, कोई बात नहीं, 20 के कंपेयर में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने लिखा ml बराबर, ml जो होगा वो क्या होगा mt का स्क्वायर होगा, mt का स्क्वायर होगा। तो mt का स्क्वायर यानी कि 25/9 होगा, हाँ 25/9 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर इसका आंसर क्या होगा 2 × 25/9 यानी कि 50/9। ये लगभग इस सेंटीमीटर की ये लेंथ होगी, ये वाली, और ये कितना होगा 5/3। और जो हाइट होगा लाल वाला, ये होगा बराबर 1 × 5/3 बराबर 5/3 सेंटीमीटर होगी। तो दोनों में अंतर भी मैंने बता दिया। आई होप आपको चमक गया, एक बार देख लो, कंफर्म कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लें एक बार। अरे हो गया क्लियर भाई? क्या सबका क्लियर है? क्या सबका क्लियर है? बस ये अंतर बताना था मुझे आपको। आपको डेटा देता है तो आपको mt निकल जाएगा, v/u या f/u माइनस f जो भी है, बस उसके बाद तो सिंपल सी बात है। ठीक है, दीक्षा प्रजापति, क्या नहीं समझ में आया आप मुझे ये भी बताएं। mt का फॉर्मूला कल बताया था v/u f/u माइनस f, क्या नहीं आया मुझे बता दो। क्या नहीं समझ में आया मुझे आप ये बताएं, तो मैं आपके प्रॉब्लम को दूर करूंगा। क्या नहीं आया इसमें? वस्तु की दूरी दे रखी है, वस्तु की फोकल लेंथ दे रखी है, फॉर्मूला है mt का, और ये संबंध है mt और ml में। लंबवत होता है तो उसे mt बोलते हैं, अक्ष के लंबवत और अक्ष के समांतर हो, ये दोनों समांतर है, ये तो समांतर होगा तो इसे ml बोलते हैं। डिफरेंट क्यों किए? डिफरेंट करने का लॉजिक है ना, क्योंकि ये पीली वाली लंबाई ये सोई हुई लंबाई है। याद करो कल जो पढ़ाया था इसमें,
सोई हुई लंबाई, इसके आवर्धन को अलग नाम है, इसका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, इसको अनुदैर्ध्य आवर्धन है। और ये खड़ी लंबाई अनुप्रस्थ आवर्धन है। अरे यार कल बताया था यार, कैसी बात कर रहे हो तुम। अनुप्रस्थ आवर्धन है, आवर्धन है, इसका अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य है ये। बिल्कुल अलग बात थी यार, रीजन है ना, ये लंबाइयां, इसलिए तो मैंने लाल और पीली की है। मतलब लग नहीं रहा यार, तुमने कल पढ़ा था यार, मुझे बताओ यार बच्चों यार। पढ़ नहीं पाए, कल टाइम नहीं मिला। दीक्षा प्रजापति तुम तो अच्छी बच्ची हो यार, तुमने क्या किया इस, तुम ऐसा करोगे तो बाकी क्या करेंगे। दीक्षा को जवाब देना पड़ेगा। क्या नहीं आया इसमें, एक ही तो बात बताई। अरे मैंने क्या बताया, मैंने आपको पहला केस ये बताया कि वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत हो, लंबवत हो। ये ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज बनी मान लो हाइट ऑफ इमेज, तो इनके रेशियो को mt बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका ये जो होता है ये ऐसा होता है। इस mt का फॉर्मूला होता है -v/u, जिसको -f/u -f भी लिखते हैं। ये तो फॉर्मूला है भाई। तो जो भी दिया हो, ये दिया हो तो इससे, ये दिया हो तो इससे mt निकाल लेते हैं। ये केस 1 था। केस 2 में वस्तु अब अक्ष के अनुदिश रखिए, सोई हुई वस्तु है। ये वस्तु सो गई, अब इसकी हाइट नहीं है, अब इसकी लंबाई है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। मुझे नहीं पता इसकी इमेज कहां बनेगी, मान लिया इसकी इमेज यह बनी, मान लिया, मुझे नहीं पता कहां बनेगी, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ इमेज। तो यहां पर अंतर देखो ना, ये खड़े खड़े हैं, ये सोए सोए हैं, तो इसके m को ml बोलते हैं, लेंथ ऑफ इमेज बटे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और ml का वैल्यू mt² के बराबर होता है। कब होता है, जब वस्तु छोटी हो। कल मैंने बताया था यार पूरा। अन्यथा ml की वैल्यू f² अपॉन u1 माइनस f इंटू u2 माइनस f आई थी। फॉर्मूले आ रही तो यार तुमने क्या दिक्कत आ रही है। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, बहुत ही बढ़िया। एरिया होगा इन दोनों को करो ना, इमेज का क्षेत्रफल। इसको बोल दो मान लो L डैश, इसको L डैश माना और इसको H डैश माना। तो भाई साहब क्षेत्रफल निकालना अभी तक नहीं आ रहा तुम्हें, बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई है L डैश, चौड़ाई है H डैश, खत्म। तुम्हें अभी तक लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल निकालना नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट का क्षेत्रफल निकालना 2 गुणा 1, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका एरिया निकालना पड़े तो बता लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ है 2 इंटू 1 बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, तुम्हें क्षेत्रफल निकालना नहीं आता। अभी कोई बोल रहा है बच्चा मुझे क्षेत्रफल कैसे, मतलब निकालना नहीं आता वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि आप लोग कितने खतरनाक हो कि आप लोग अभी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना नहीं आता, लंबाई इंटू चौड़ाई नहीं कर पा रहे। हमने तो बस लंबाई कितनी बड़ी लंबी होगी ये सिखा दिया। अब अगर वो वर्ग है तो क्षेत्रफल निकाल लो, भुजा इंटू भुजा। कुछ तो बोलो, जो आएगा वो आ जाएगा। कहो भाई। कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। 2 ही तो बात सिखाई है। ये मुख्य अक्ष के लंबवत हो या मुख्य अक्ष सोई हुई हो, तो दोनों को अलग अलग बोलते हैं। इसको mt बोलते हैं, इसको ml बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हाइट में आता है, इसका लंबाई में आता है।
अगर वस्तु छोटी हो तो ml का शॉर्ट फॉर्मूला mt², नहीं तो उसका फॉर्मूला भी है f²/u1 - f × u2 - f। सब कुछ है भैया अपने पास तो सब कुछ है। अब फॉर्मूले याद न कर पाऊं मैं, हाँ, लिख के नहीं हो पा रहे, मेहनत नहीं कर रहा हूं, मैं तो खेत में जाता हूं, वो फिर उसका फिर कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे बताओ क्या नहीं है। बहुत सिंपल सी बात थी, हाइट और लंबाई, जल्दी बताओ। ठीक है, मैंने तो कल इसके लिए फॉर्मूले भी बताए थे आपको, हाँ वो कर सकते हो आप बिल्कुल। ठीक है ना अर्शिता, कर सकते हैं। कल मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया था, लेकिन आज तो मैंने कोई अलग फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने तो बेसिक से किया है इसको, ये ml ये mt, बस गुणा कर दिया है, खत्म। ठीक है, चलिए ठीक है। अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, न्यूटन का फॉर्मूला। ये अपनी लगभग बात कंप्लीट हुई बच्चों। अच्छा, मैंने आपको वेलोसिटी के रिलेशन भी बता दिए थे, क्या? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ये अच्छा, इसका f कितना था? 50 और 20। चलो ये लेटर लेते हैं। इसका f बराबर 50 सेंटीमीटर लिया और इससे 20 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, इसकी स्पीड है इधर 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। ये वस्तु इसकी तरफ आ रही है, तो इमेज की स्पीड बताओ। तो इमेज की स्पीड बताओ। क्या कल क्वेश्चन किया था, आपको याद आ रहा है? फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू mt का स्क्वायर। m का स्क्वायर आया था, वो m क्या था वास्तव में? mt था, वो mt का स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? 2, तो 2 लिखा यहां पर, इनटू ये 50 और ये 20, ये 50 और ये 20, इसका m कितना आया? इसका m 5/3 आया। पिछले क्वेश्चन में किया है अपन ने 5/3, तो बस इसके mt को लिख दो सीधा 5/3, 5/3 का स्क्वायर। अभी हमने किया है, हमने किया है mt का वैल्यू -f/u - f। इसको सॉल्व करने पर 5/3 आता है, बस खत्म, आंसर आ गया। 25 दूनी 50/9, 50/9 मीटर पर सेकंड। अरे कुछ तो कहो। कल सिखाया था मैंने, तो मैंने आपको टेस्ट भी देख लिया, कर लिया कि आपको याद है कि नहीं है। आप अगर रोज पढ़ रहे हैं, आप सिंसियर बच्चे हैं, तो आप डाउट पूछने में मत घबराइए, आप पूछो मुझसे। लेकिन जहां मुझे दिखा कि तुम लोगों ने बेसिक कोई सड़ा सा फॉर्मूला ही गलत लिख दिया, हाँ, तो फिर डांट खानी पड़ेगी। फॉर्मूला याद नहीं है, मैं पूछूं इन f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज का बनेगी, कुछ नहीं पता, फिर वो बच्चा कुछ पूछेगा तो फिर तो भाई डांट खाएगा। बाकी आप सिंसियर बच्चे हैं, आप बिल्कुल कीजिए। ठीक है, चलिए, तो करके दिखा दिया मैंने क्वेश्चन, कल भी किया था, आज भी करा दिया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, वो अपने केस कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, कल केस कंप्लीट हो गए थे ना? कल कितने मैंने बताए थे आपको? मैंने आपको आयतन का भी बताया था कि वॉल्यूम का भी? ये बताओ, या फिर छोड़ दिया था कुछ बनाते बनाते? मैंने आपको कुछ फोर्थ केस था क्या, मुझे बताना। चलो ऐसे बता दो, वॉल्यूम का भी क्यूब तक बता दिया था। हाँ ठीक है, बता दिया ना यार, बता दिया। ठीक है, चलिए अब अपन पढ़ते हैं आज न्यूटन का फॉर्मूला। न्यूटन का फॉर्मूला। न्यूटन साहब यहां भी आए थे, उन्होंने कुछ फॉर्मूले दिए, ध्यान से देखें।
उन्होंने कहा कि आप लेंस लो, सॉरी लेंस क्यों लिया, दर्पण लो, दर्पण ले लिया, ये दर्पण ले लिया। मान लो इसका फोकस इधर 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 तो होगा इसी एफ ओ, बिल्कुल एफ ओ। मान लो बच्चों कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है, यहां पर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है। और इसकी इमेज इसकी जो इमेज है वो कहीं यहां पे बन रही है। मान लो ये इमेज बन रही है, बन रही है तो बन रही है। तो ऑब्जेक्ट की दूरी फोकस से उसको एक्स ओ बोल दो, और इमेज की दूरी फोकस से अगर एक्स आई है तो हमारे न्यूटन साहब बोलते हैं यदि ऑब्जेक्ट एंड इमेज की दूरी, अरे यार ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं होगा तो इमेज भी कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नॉट बैड, है ना, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो तू बोल रहा है वो हो जाएगा। ऑब्जेक्ट एंड इमेज की दूरी हम फोकस से लें, फोकस से लें। नॉर्मली तो मैंने बोला था भैया यहां से लेते हैं अपन, यहां से लेते हैं, ध्रुव से, पोल से लेते हैं, लेकिन उन्होंने बोला, न्यूटन ने कहा फोकस से लें तो, और इसकी दूरी क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी को एक्सओ बोला, इमेज की दूरी को एक्स आई बोला, तो न्यूटन ने कहा एक फॉर्मूला एफ बराबर अंडर रूट एक्सओ इंटू एक्स आई होता है। बस देखो कितना आसान है, लेकिन ये यूज नहीं करना आपको हर बार मतलब कंफ्यूज ना हो, जो अपन ने पढ़ा था वही करें। लेकिन हाँ ये भी सही है, अगर आप फोकस से दूरी लेते हैं तो इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप दिमाग न लगाएं, जो अपन ने पढ़ा था आप आदत वहीं से रखें, है ना, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा कभी इससे कभी उससे। ये न्यूटन साहब की स्पेशल बात थी, तो दूरियां फोकस से लेते हो तो ऐसा फॉर्मूला आता है, तो इस फॉर्मूले को याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है, कभी काम आ जाए तो। लेकिन आपको क्वेश्चन तो वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया, ध्रुव से लेकर। क्या बात क्लियर है? ये न्यूटन की बात थी, न्यूटन ने कहा ये सब भाई ऐसा ऐसा होता है। बताओ फटाफट से, क्या बात क्लियर है? देख लो भाई, ठीक है। चलिए दूसरी बात, न्यूटन की दूसरी बात, न्यूटन की सेकंड बात क्या है वो ध्यान से देखो। सेकंड बात को अपन इधर ही लिखते हैं। सेकंड बात, न्यूटन ने कहा कि आप कोई ऑब्जेक्ट लो, कोई ऑब्जेक्ट लो, जैसे कि यहां पर मान लो फोकस था, ये फोकस था F, मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, यहां पर O1 रखा, तो इसकी इमेज मान लो इधर बनी, बड़ी इमेज I1। मुझे पता है जितने ज्यादा मैं फोकस के पास जाऊंगा उतना इमेज दूर बनती है। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऑब्जेक्ट अगर फोकस के पास है तो इमेज दूर बनेगी, बड़ी बनेगी, ये हमें पता है, बहुत बढ़िया। अब उसने कहा, न्यूटन ने, अगर आप ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन इंटरचेंज करते हो, इंटरचेंज का मतलब भाई यहां पर इमेज थी, ये इमेज, और यहां पे क्या था आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। उसने कहा अगर आप मैंने लिखा अगर हम ऑब्जेक्ट एंड इमेज की पोजीशन आपस में बदल दें, आपस में बदल दें,
चलो मुझे बताओ, जहां इमेज आया है, अगर मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा होता, अगर रखा होता, ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा होता, जो पहले इमेज बनी थी उसको बोल दिया hi1, ये मैंने पहली इमेज की हाइट को लिख दिया hi1। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इस इमेज की जगह पे रखा होता, तो क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसकी इमेज कहां बनती? अगर कोई दूसरा बच्चा आके इस इमेज की जगह पे ऑब्जेक्ट रख देगा, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस नए केस की इमेज कहां बनती? चलो इसको O2 बोल दो। O2 सेम ऑब्जेक्ट को रखा है, ये O2 O1 ही है, O1 ही है, उसी ऑब्जेक्ट को रखा, बिल्कुल। तो इमेज की जगह पे ऑब्जेक्ट रखा, तो भैया ऑब्जेक्ट की जगह पे इमेज बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको क्या ये बात समझ में आ रही है कि यहां तो मैंने कहा फोकस के पास वस्तु थी, ध्यान से समझना एक एक बात, मुझे कोई जल्दी नहीं है बताने की। फोकस के पास वस्तु थी तो इमेज बनेगा दूर और बड़ा बनेगा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है, बहुत ही बढ़िया। अब मैंने कहा कि भैया वस्तु फोकस के पास नहीं है, मान लो वस्तु दूर है, तो आपको पता है इसकी इमेज, दूर वाले वस्तु की इमेज क्या बनती है? छोटी बनती है। तो भाई साहब इसकी इमेज जो बनेगी वो यही बनेगी, लेकिन वो छोटी बनेगी, उतनी बड़ी नहीं बनेगी। ये बनेगी I2 और इसकी हाइट को लिखूंगा hi2। आप करके देख लो, हमेशा वही आएगा। अगर आपने इमेज की जगह पे ऑब्जेक्ट रखा, तो जो इमेज बनेगी वो पुराने वाले ऑब्जेक्ट के पास ही बनेगी, उसी बिंदु पर बनेगी। ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज ये है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो फिर ये इमेज होता, लेकिन अंतर ये होता कि ये इमेज छोटी बनेगी अभी। क्यों? क्योंकि भैया पहले ऑब्जेक्ट फोकस के पास था तो इमेज दूर बनी और बड़ी बनी, लेकिन अब ऑब्जेक्ट पहले से दूर है तो इमेज छोटी बनेगी और फोकस के पास बनेगी। तो यहां पे हाइट का अंतर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट तो सेम था, इसलिए इसकी हाइट को HO बोलेंगे, तो इसकी हाइट को भी HO ही बोलना पड़ेगा, लेकिन इमेज की हाइट अलग अलग होगी, इसकी hi1 होगी तो इसकी hi2 होगी। क्या दोनों बात समझ में आ गई? दूर वाली इमेज बड़ी बनती है, पास वाली इमेज छोटी बनती है। तो अगर तुमने ऑब्जेक्ट को पास कर दिया तो इमेज बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट को दूर कर दिया तो इमेज छोटी बनेगी। कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत है तो बताओ। मैं तो बोलता हूं कि ये वाला केस था वो, अगर मैं तुम्हें दोबारा बताऊं तो, कि O1 अगर यहां पर है तो इमेज यहां पर बनेगी I1। अब मैंने चेंज कर दिया पूरा सीन। क्या चेंज कर दिया? मैंने कहा अगर O1 दूर होता तो तुम बोलोगे सर फिर इमेज पास होता I1। इसको O2 बोल दो, मान लो O2, तो इमेज I2 बनती। तो यार देखो, ऑब्जेक्ट ये इधर है तो इमेज इधर हो, और ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज इधर, लेकिन ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी। बस ये दोनों केस को बनाया मैंने, सेकंड बात के लिए लिख दिया मैंने। क्या ये बात समझ में आ गई? इसको देख लो एक बार, थंब दे दो। ये बात समझ में आ गई क्या? ऑब्जेक्ट पास है तो इमेज दूर, और ऑब्जेक्ट दूर तो इमेज पास। बहुत बढ़िया। चलो, अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन आपस में बदल दें, ये न्यूटन ने कहा, ये जो मैं लिख रहा हूं न्यूटन ने कहा कि बदल दें, तो दोनों केस में आवर्धन का गुणनफल एक होता है। ये न्यूटन साहब ने कहा, यानी कि m1 इंटू m2 बराबर 1 होता है। m1 इंटू m2 1 होता है, ऐसा न्यूटन साहब ने कहा।
कोई बच्चा मुझे बताएगा m1 का मान क्या है यहाँ पर? m1 मतलब पहली वाली वस्तु का आवर्धन, क्या लिखोगे आप? माइनस क्या, हाइट ऑफ इमेज यानी कि hi1 बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho। अरे m का मान हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो यहां पर hi1 यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा हाइट ऑफ इमेज, ये लो वाइट वाला होगा। मैं चाहे तो इसको वाइट से लिख दूं m1 का मान, ताकि आपको दिखे। यहां सर वाइट से ही लिखा है सर ने, ये hi1 बटा ho, ये m1 वाइट वाला, ठीक है। चलो अब मुझे बच्चों आप लोग बताओ m2 का मान क्या होगा? m2 का मान क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज यानी कि hi2 बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सेम है ho। बताओ फटाफट से, बस मान पुट करूंगा यार मैं तो। अगर आप कह दोगे सर सही है तो मान पुट कर दूंगा। थम दे दो जल्दी से, थम दे दो जल्दी से, बहुत बढ़िया, बस पुट कर दो इनको। तो इनको जैसे पुट करेंगे, तो अपन को दिखेगा hi1 बटा ho इंटू hi2 बटे ho बराबर 1। यहां से निकल के आएगा आंसर hi1 इंटू hi2 बराबर ho का स्क्वायर, या फिर ho बराबर अंडर रूट hi1 इंटू hi2। ये ऑब्जेक्ट और इमेज को इंटरचेंज करने पर रिलेशन आ गया हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट में। पोजीशन आपस में बदल दें, तो ऐसा आ जाता है। एक बार देख लें आप, गुणा करने के बाद तो आ गया गणित। इसको देख लो आप, इसको देख लो भैया आप लोग। हो गया भाई? बिल्कुल, मतलब इससे क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला बेस ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। सॉरी, हाँ ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला बेस ही आएगा, भी कोई खास बात नहीं है। बता दे मुझे, हो गया? चलिए ठीक है। तो भाई ये न्यूटन की बातें थी, और न्यूटन की बातें है ना, ये टाइम पास क्वेश्चन है, कभी आए नहीं इनसे क्वेश्चन कभी आए नहीं, और आएंगे। हाँ, कोई है ना ऋषभ पंत, उसको प्रैक्टिकली प्रूव कर लेते हैं, है ना। प्रैक्टिकली आप देखोगे तो वैसा आता है, मतलब ठीक है न्यूटन की बात है तो उसमें अपन ने है ना कहा नहीं, लेकिन अगर उसको अपन जो है हाँ आ जाएगा, जो आपने कहा ना उसको आप गुणा करके देखोगे तो अपन 1 आ जाएगा। अरे आप कॉमन सेंस से लगाओ, v अपॉन यू, आपने v की जगह u लिखा, u की जगह v लिखा, तो इसका गुणनफल 1 ही तो आएगा यार। अरे m1 इंटू m2 होता है ना, तो m1 का मान है v अपॉन यू, m2 का मान कितना है, पोजीशन को बदला है, तो v की जगह u, u की जगह v, कट गया 1 आ गया। इसको प्रूफ करना तो बहुत आसान है भैया। ऋषभ पंत ने कहा सर इसको प्रूफ कर दो, ये 1 आता है, तो ये प्रूफ हो गया ना। हमने u और v को बदला है, u की जगह v, v की जगह u लिखो, ये हो गया इजीली। अरे भाई हो गया, बता।
ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है भाई। कमेंट ऑफ आ रहा है देपन, तो देपन भाई आप डाउट नेट के वहां पर कोई कंप्लेंट डालो, ठीक है, चलिए। तो ये हो गया अपना बच्चों रिफ्लेक्शन, परावर्तन। अब अपन नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपवर्तन। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाओ। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन नहीं रेफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। लाइट, ध्यान से देखो बच्चों, परावर्तन में क्या होता था, परावर्तन में क्या होता था, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, मेरा कमेंट नहीं दिखता, मेरा ये नहीं दिखता मेरे बच्चों, मैं आपको यही बोल सकता हूं कि आप टेक्निकल टीम, आपके पास कुछ ना कुछ नंबर या कुछ भी होगा डाउट नेट पे, आप उस पर कॉल किया करो, है ना। अब बच्चा करे डायरेक्ट तो वो जल्दी करते हैं, हम करें तो वो बाद में देखेंगे हमारा, है ना। हम मैसेज करेंगे फिर वो लंबा लगता है। अब डायरेक्ट करो ना यार, कुछ तो आपके पास है ही सही ना। मतलब बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं नहीं करूंगा, आपको बता रहा हूं सही रास्ता, सही रास्ते पे जाना नहीं चाहते हम तो सर घूम के जाएंगे जबरदस्ती। कभी भी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, वास्तव में आप डायरेक्ट उनको बोलो, उसके लिए अलग टीम है, उसके लिए अलग टीम है, ठीक है। चलिए, चलो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर क्या है कि रिफ्लेक्शन में तो प्रकाश की किरण सेम माध्यम में लौटती थी। मैं आपको बोलूं परावर्तन में क्या होता था, परावर्तन में प्रकाश की किरण सतह पर आती थी तो इधर आई तो इधर ही लौट गई, सेम माध्यम में लौटी, सेम माध्यम में लौटना, ये होता था परावर्तन। लेकिन अगर ये किरण इसी माध्यम दूसरे माध्यम में आ जाए तो इसे बोलते हैं अपवर्तन। सेम माध्यम में लौटना परावर्तन था, और दूसरे में लौटना, दूसरे में आना, इसे बोलते हैं अपवर्तन। बहुत सिंपल सी मीनिंग है। अगर प्रकाश की किरण आई और सेम माध्यम में लौट गई तो परावर्तन, और अन्य माध्यम में आ गई तो इसे बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है। चलिए, तो हम लिखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो प्रकाश की किरण जब दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है और दूसरे माध्यम में चली जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहां पर इस बात को लिखते हैं, जब प्रकाश किरण दो माध्यमों को या फिर एक से दूसरे माध्यम में जाती है, ऐसे लिख दो शॉर्ट में, एक से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से भटक जाती है। यह घटना अपवर्तन है, यह घटना अपवर्तन है। यानी कि बहुत सिंपल सी बात, ये एक माध्यम था, इसको बोलते हैं माध्यम मावन, मावन मतलब माध्यम 1, ये माध्यम 2। ये प्रकाश की किरण यहां से यहां पे आई और अब मैंने कहा एक से दूसरे माध्यम में जाती है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते वापस चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे माध्यम में आना पड़ेगा। अब देखो इसका मूल रास्ता ये था, इसको मन था ऐसे जाने का, लेकिन हो सकता है ये ऐसे भटक गई हो, तो मूल रास्ते से भटक गई।
तो एक से दूसरे माध्यम में जाए, ऐसा नहीं कि उसी माध्यम में आ जाए, ना 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 ना, दूसरे माध्यम में जाना चाहिए, दूसरे माध्यम में जाए, लेकिन भटक जाए। भटक कैसे जाए, कैसे भी जा सकती है, इससे नीचे भी जा सकती है, इससे ऊपर भी जा सकती थी, कि डॉट डॉट लाइन से नीचे या ऊपर, बस रास्ते से भटक जाए, पथ से विचलित हो जाए, पथ से विचलित हो जाती है, भटक जाती है। हाँ, भटकना वाला विचलन, बिल्कुल, भटक विचलित हो जाती है, यानी कि विचलित हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, एक ही बात है, विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब माध्यम बदलने से क्या चीज बदलती है और क्या चीज नहीं बदलती, इसका अपन बात करेंगे कि माध्यम बदलने से प्रकाश किरण का क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा। मैं आपको बता दूं, इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा F1 आपतित किरण का, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, और ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। आज परावर्तित नहीं बोलेंगे, अपवर्तित बोलेंगे। अगर इसका फ्रीक्वेंसी F1 है तो बच्चों इसका फ्रीक्वेंसी भी F1 ही होगा। अगर इसकी तरंग दैर्घ्य λ1 है तो इसकी तरंग दैर्घ्य λ2 होगी। अगर इसकी स्पीड v1 है तो इसकी स्पीड v2 होगी। क्या सेम रहता है? माध्यम बदलने पर, मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं, माध्यम बदलने पर, माध्यम बदलने पर, पहला रंग व आवृत्ति नहीं बदलती। मैंने आपको पहले भी बताया है, रंग आवृत्ति का फलन होता है। जब तक आवृत्ति सेम होती तब तक रंग सेम होता है। तो आवृत्ति नहीं बदलती, मेन वर्ड है इसमें। अब आवृत्ति पर रंग डिपेंडेंट और रंग भी नहीं बदलेगा। मतलब लाल अगर लाइट आएगी तो वो लाल ही दिखेगी। ऐसा नहीं कि माध्यम बदल गया तो लाल पीली हो जाएगी। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि आवृत्ति जो होती है वो स्रोत पर डिपेंड करती है, स्रोत पर निर्भर करती है। आवृत्ति स्रोत पर निर्भर करती है। ठीक है, आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? स्रोत पर निर्भर करती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर है। सेकंड, अब हम बात करें कौन कौन बदलता है। तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाता है। तरंग दैर्घ्य व वेग, चाल बोल दो ज्यादा अच्छा है। तरंग दैर्घ्य व चाल बदलती है। तरंग दैर्घ्य व चाल बदलती है बच्चों। ठीक है, मैं आपको बात करूंगा कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाए तो चाल घट जाती है, और विरल माध्यम में जाए तो चाल बढ़ जाती है। मैं लिख दूं, यदि किरण सघन माध्यम में जाए, सघन माध्यम में जाए तो चाल घट जाती है, घट जाती है। मान लो ये ऊपर विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, और नीचे सघन माध्यम है। इसमें लाइट आ रही है, इसकी स्पीड, अब लाइट की स्पीड आपको पता है, लाइट की स्पीड होती है c बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। सर सरल और विरल क्या होता है? मान लो यहां पर एयर है, हवा, और यहां है पानी H2O। तो आपका दिल कह रहा होगा
कि सर पानी जो है वो सघन है कंपेयर टू किसके, पानी इसके एयर के। तो भाई इसमें जो है ये प्रकाश की किरण ऐसे घूम जाएगी और इसकी जो स्पीड होगी वो होगी बच्चों c/n, c/n स्पीड होगी। माध्यम में स्पीड n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का, या c/म्यू लिख दो, म्यू, अपन इसको म्यू लिखेंगे हर बार, माध्यम का अपवर्तनांक, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, माध्यम का अपवर्तनांक है ये, c/म्यू हो जाती है, c/म्यू हो जाती है, v बराबर c/म्यू हो जाती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, कि v बराबर c/म्यू हो जाती है। माध्यम बदल दिया तो ऐसा ऐसा हो जाता है। अपन ने इस जानकारी को अलग से लिख दिया कि यार क्या होता है, इसको भी लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो कॉमन सेंस से आपको समझ में आ गया, सर ऊपर सघन होता नीचे विरल हो जाता तो स्पीड बढ़ जाती। अरे सही बात है यार, ठीक है। चलिए मैं आपको याद दिलाऊं कि भैया माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये हमने कहीं पढ़ा था, बताओ कहां पढ़ा था? EMW में पढ़ा था। अरे भाई बोलो यार, EMW में पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? माध्यम के अपवर्तनांक का ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है, ये वही बात है, v बराबर c/म्यू। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और बात करते हैं। तीसरी बात बदलती है, ठीक है, बदलती है लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए थर्ड आपतित जो हमारे पास आपतित इलेक्ट्रो में नहीं, इसमें EMW में पढ़ा था। आपतित जो प्रकाश है बच्चों, आपतित प्रकाश की तीव्रता, ऊर्जा और आयाम, इनके बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, और क्या बदलता है? मैं लिखता हूं आपतित प्रकाश का वेग व संवेग बदलता है। अरे यार, ये तो दिशा के कारण है ना, दिशा के कारण दिशा बदलती है तो ये तो बदलेगा। देखो इसकी दिशा उधर थी, इसकी दिशा इधर है, तो दिशा के कारण भाई कौन बदलता है? ये 100% बदलता है, ये वाला, ये 100% बदलता है। कौन नहीं बदलता? ये नहीं बदलता। ये बदलता है, हाँ ये भी बदलता है। चलिए अब चौथा हम लिखते हैं ऊर्जा, तीव्रता और आयाम बदल भी सकता है, नहीं भी बदल भी सकता है व नहीं भी। ऊर्जा तीव्रता सतह पर निर्भर करेगा, सतह पर निर्भर करेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लो आपतित प्रकाश आया, 1 2 3 किरणें आई, तीनों के तीनों वापस इस माध्यम में आ गई, तो बताओ इसकी ऊर्जा अगर E1 है तो इसकी ऊर्जा भी क्या होगी? E1 ही है, यानी कि सेम। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि सतह आंशिक परावर्तित हो जाए, ये लाइन आ गई, लेकिन ये लाइन ऊपर चली गई, तो बताओ इसकी ऊर्जा को E1 कहेंगे
तो इसकी ऊर्जा को E2 कहना पड़ेगा, जो कि कम है E1 से, क्योंकि यह सतह कैसी है, आंशिक परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। तो सतह पर निर्भर है। अगर सतह ने जितना भी आया है उसको पूरा दूसरे माध्यम में भेज दिया तो सेम रहेगी, और सतह आंशिक परावर्तक हुई, परावर्तन मतलब उसी माध्यम में लौटा दिया, यार एक किरण की ऊर्जा कम हो गई ना, तो मतलब ये फिर तो कम हो गई है। तो देख लो भाई ध्यान से क्या लिख दिया मैंने, ध्यान से देख ले भाई, सतह पर निर्भर करता है। देख लो भाई, देख लें भाई लोग, कोई दिक्कत? चलिए, तो जो सेम है उसका नाम क्या है? किसका नाम पूछ रहा है भाई? नहीं, सतह पर निर्भर करता है। अगर सतह ऐसी होनी चाहिए जो पूरी आपतित किरणों को, इसका अलग से नाम नहीं है। अगर सतह को क्या होना चाहिए? सतह को परावर्तक नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ी भी परावर्तक सतह हुई, परावर्तक सतह नहीं होनी, सतह को पूरा अपवर्तक होना चाहिए, परावर्तक नहीं होना चाहिए, पूर्ण अपवर्तक सतह होनी चाहिए। अगर आप लिखना चाहते हो तो ये पूर्ण यानी कि 100% अपवर्तक सतह होनी चाहिए, अपवर्तक सतह होनी चाहिए। परावर्तन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक लाइन भी चली गई तो भैया ऊर्जा कम होगी। ठीक है, कर लोगे? जबरदस्ती नाम तेने बोला है कि नाम दो, तो मैंने नाम दे दिया। वैसे कोई स्पेशल नाम नहीं है, लेकिन ठीक है, तो बोल सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, मुझे ये बात समझ में आई। ठीक है भाई, माध्यम के अपवर्तनांक पर चर्चा करेंगे इसके बाद। चलिए, तो सघन और विरल माध्यम के लिए बात समझ में आ गई आपको। सघन माध्यम वो है, सघन और विरल माध्यम को कैसे पहचानोगे? सर, सघन माध्यम में प्रकाश का स्पीड कम होता है विरल के तुलना में। कभी भी आप सघन और विरल माध्यम को पहचानने का तरीका होगा उसमें प्रकाश की स्पीड। सघन माध्यम में विरल की तुलना में प्रकाश की स्पीड कम होगी। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं एक। माध्यम सघन है या विरल, कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? तो आंसर है लाइट की स्पीड से। लाइट की स्पीड से। सघन में स्पीड कम होती है विरल की तुलना में। विरल माध्यम की तुलना में सघन में स्पीड कम होती है विरल माध्यम की तुलना में। ये सिंपल सा आंसर है। ठीक है, ये बच्चों हर माध्यम के लिए लागू होता है, चाहे लाइट हो,
चाहे रे ऑप्टिक्स हो, चाहे वेव ऑप्टिक्स हो, चाहे कैसे भी ऑप्टिक्स हो, दुनिया की हर वेव के लिए सब लागू होता है। रे ऑप्टिक्स में एक और विशेष बात होती है बच्चों, रे ऑप्टिक्स में एक और स्पेशल चीज होती है जिसे बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, मैं लिखता हूं यहां पर, रे ऑप्टिक्स में एक विशेष चीज है, क्या है ये, माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक म्यू। सर ये म्यू क्या होता है, इसको थोड़ा बता दो। चलो म्यू को बात करते हैं। अरे म्यू क्या होता है, किसी माध्यम में प्रकाश की किरण जब चलती है तो उसके रास्ते में आने वाला प्रतिरोध वास्तव में ये अपवर्तनांक होता है। कि जब किसी माध्यम में प्रकाश की किरण चल रही है तो सोचो म्यू क्या होता है। सोचो यहां पर ऐसा कुछ सीन था कि यार ये माध्यम भरा हुआ था, ये माध्यम भरा हुआ था, माध्यम भरा हुआ था, ठीक है, ये माध्यम भरा हुआ था। इस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू दे रखा था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, मजा आया बाबा। अब कहा गया कि कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, इसकी स्पीड c था, इसकी स्पीड मान लो v1 थी। जैसे इसमें एंट्री हुई उसकी स्पीड वही रहेगी कि बदल जाएगी, बदल जाएगी, v2 हो जाएगी, v2। अब v2 क्यों हो गई, क्योंकि सर रास्ते में देखो ये भरा भरा है तो रुकावट आ गई, रुकावट आ गई तो स्पीड कम हो जाती है। तो जो स्पीड होती है v2 बराबर वो होती है v1 अपॉन रास्ते की रुकावट म्यू। जितनी ज्यादा ये होगा उतनी ज्यादा स्पीड कम हो जाएगी। तो म्यू क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम द्वारा उस प्रकाश के लिए उत्पन्न की गई बाधा को ही अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए तो प्रतिरोध की तरह हो गया, बिल्कुल सही बात है यार। देसी में कहें तो माध्यम का प्रतिरोध ही अपवर्तनांक होता है। अरे सर मजा आ गया तो यार, बहुत सिंपल हो गया, बहुत ही बढ़िया। तो अपन बात लिख लेते हैं फटाफट से कि किरण के रास्ते में माध्यम द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध ही माध्यम का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है। ये है भैया माध्यम का अपवर्तनांक। सर बहुत ही बढ़िया। सर इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि जितना ज्यादा म्यू होगा स्पीड, अगर म्यू ज्यादा होगा तो सर उसमें स्पीड कम होगी। मतलब सर आप हमें ऐसे बोल सकते हो कि माध्यम में प्रकाश का वेग, कि माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग यानी कि cm, m फॉर माध्यम, सर ये समानुपाती होगा 1 अपॉन म्यू के। क्या ये सही बात है? अरे जितना म्यू ज्यादा होगा उतना स्पीड कम होगा। वह cm बराबर f माध्यम इंटू लैम्डा माध्यम होता है। क्या v बराबर एफ लैम्डा फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों आपने? क्या मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? अरे v बराबर एफ लैम्डा, तो v की जगह cm लिख दिया। माध्यम में प्रकाश का वेग cm, तो जिस प्रकार v बराबर एफ लैम्डा था उसी प्रकार cm बराबर एफ एम इंटू लैम्डा एम हो गया। क्या बात चमकती है अपन को? तो हम बोल सकते हैं कि cm प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया। माध्यम में प्रकाश का वेग cm प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? लैम्डा। देखो लैम्डा के समानुपाती है और म्यू के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि
Cm प्रोपोर्शनल टू लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/μ। क्या ये बात समझ में आ गई? Cm प्रोपोर्शनल टू 1/μ, तो Cm प्रोपोर्शनल टू लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/μ। म्यू किसका? माध्यम का। म्यू किसका? माध्यम का। मैं यहां पे लिख भी दूं, म्यू एयर या निर्वात, एयर या निर्वात का, हवा या निर्वात का म्यू 1 होता है। म्यू H2O पानी का म्यू 4/3 होता है, याद रखना। और म्यू कांच का 3/2 होता है। 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं। ये अपन को याद होना चाहिए। ये याद होना चाहिए। इनके मान इतने इतने होते हैं। चलिए एक बात बताना, अगर ये सत्य है तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो? मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूं कि C1/C2 बराबर λ1/λ2 बराबर μ2/μ1। बताओ फटाफट से। अरे सही है भाई। तानिया, ये आप कुछ लिख रहे हैं क्या? मैं जान सकता हूं किससे आपका झगड़ा हो गया? तानिया, आपको किससे गुस्सा आ गया भाई? बताना चाहेंगी? तुलना उलना कर लेंगे अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो अपन से। एक माध्यम में इतना है, दूसरे माध्यम में इतना है। सर यहाँ पे आपने आवृत्ति क्यों नहीं लिखी? क्योंकि आवृत्ति बदलती नहीं है। तान्या, आप कुछ लिखना चाहती हैं क्या? ये फॉर्मूले देख लो, मैं एक आध क्वेश्चन इस पे कराऊंगा, एक बार देख लो। अरे हो गया। चलिए सर लैम्डा में नहीं लिखेंगे, सही है। चलिए चलिए अब एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं। इस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ध्यान दो। कोई प्रकाश किरण जिसका तरंगदैर्घ्य बराबर 300 नैनोमीटर है किसी पारदर्शी माध्यम जिसका म्यू बराबर 3/2 है में प्रवेश करती है, या कांच लिख सकता था वो, प्रवेश करे तो माध्यम में लैम्डा बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ और चाल बताओ। तरंगदैर्घ्य, फ्रीक्वेंसी, चाल बताओ। चलिए सॉल्यूशन करते हैं अपन। सॉल्यूशन करते हैं।
यहां पर एक है माध्यम 1, एक है मीडियम नंबर 2। सबसे पहले मैं लिखता हूं क्या सेम रहेगी। अगर इसमें स्पीड को हमने लिखा, इसमें अच्छा कहां से आ रही है कुछ नहीं पता, तो हमें पता होना चाहिए भाई कहां से आ रही है, तो भाई हवा से आ रही है। अगर नहीं बताया तो कहां से आ रही, हवा से। तो बताओ C1 का मान, इसमें स्पीड अगर C1 है तो उसको मैं लिख सकता हूं C बराबर 3 गुणा 10 की घात 8। लैम्डा दे रखा है, लैम्डा 1 बराबर 300 नैनोमीटर, नैनोमीटर बराबर 300 गुणा 10 की घात -9 मीटर। चलिए, इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने बोला, इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने बोला f। बताओ माध्यम 2 में f तो सेम रहेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदलता। हाँ, स्पीड को मैं बोल सकता हूं C2, जो हो जाएगी C1 अपॉन म्यू, यानी कि C अपॉन म्यू। क्या आपको देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो भाई? ये माध्यम 1, ये माध्यम 2 है ना, ये माध्यम 1, ये माध्यम 2। चलिए, और लैम्डा को मैं लिख सकता हूं लैम्डा 2 होगा। क्या यहां तक क्लियर है कि f तो सेम रहेगी, f सेम रहेगी, c अलग हो जाएगा और लैम्डा अलग हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। हम इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं कि C1 बराबर F1 लैम्डा 1 होता है, इसीलिए C1 की जगह लिखा 3 गुणा 10 की घात 8, F1 की जगह F लिखा, अब लैम्डा 1 की जगह 300 गुणा 10 की घात -9 लिखा। 300 गुणा 10 की घात 9 -9 है, 2 कम हो गया तो 7 हो गया, 8 7 हो गया 15, तो F हो गया, F बराबर 3 से 3 कटा 10 की घात 15 हर्ट्ज आ गया F। F का आंसर तो आ गया। C2 की स्पीड भी आ गई। C कितना था? 3 गुणा 10 की घात 8 बटे 3 बटे 2, तो ये आ गया 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। माध्यम में लैम्डा F, और ये बताओ, तो भैया F तो आ गया सेम रहेगा, सेम मतलब 10 की घात 15, ये आंसर आ गया। C2, ये आंसर आ गया। लैम्डा 2 निकालना है तो हम बोल सकते हैं C2 बराबर F2 इंटू लैम्डा 2। अरे F2 बराबर F ही रहेगा, F2 बराबर F ही रहेगा, तो हम बोल सकते हैं लैम्डा 2 बराबर C2 बटे F। C2 का मान वो रहा, क्या आप लोग कर लोगे? क्या आप लोग कर लोगे? 2 गुणा 10 की घात 8 बटे फ्रीक्वेंसी का मान 10 की घात 15, 10 की घात 15, ये बन जाएगा 8 माइनस 7, 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अगर आप कर पाएंगे तो बताएं मुझे।
अरे कर लोगे क्या भाई लोग? मैं वेट कर रहा था, कर लोगे क्या? बताओ जल्दी, देख लो क्या आप लोग कर लेंगे, देख लो इसे ध्यान से। क्या आप लोग कर लेंगे? तो हम आगे बढ़ जाएं। चलिए, बहुत बढ़िया। इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया। अब अपवर्तन के कुछ नियम हैं, उनको हम बात करते हैं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम बच्चों। 200 नैनोमीटर कैसे आया, इसके लिए आपको गणित पढ़नी पड़ेगी, ओरल, ठीक है। ये आएगा, ये आया होगा 2 गुणा 10 की घात -7। अब इसको अगर आप 200 नैनोमीटर नहीं लिख पाते तो आप गणित पढ़ें भाई। आपका आंसर 2 गुणा 10 की घात -7 आया, उसको 200 नैनोमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अपवर्तन के नियम, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। पहला नियम, मान लो कोई सतह है, कोई सतह है, इसमें आपतित किरण, ये अभिलंब, आपतित किरण, ये अभिलंब, और ये अपवर्तित किरण। ये है आपतित और ये है अभिलंब, अभिलंब को ऐसा कर दिया, और ये अपवर्तित किरण। ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन मतलब सतह में होते हैं। मान लो ये बोर्ड है एक्स वाई प्लेन, तो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण ये एक ही प्लेन में होते हैं, पहली बात तो, ठीक है, पहली बात तो। चलिए, अरे वो इस पे अभी बात चर्चा मत करो कि ये कैसे आया, ये इतना नहीं आता तो मैं बोलता हूँ फिर आपका क्या ही बोल रहा हूँ मैं, मतलब आप बहुत बुरी कंडीशन में हो। अगर आपको गुणा करना ये नहीं आ रहा, नैनोमीटर को कैसे लिखते हैं, तो भैया फिर आप बहुत बुरी कंडीशन में हो, आपके पुराने पाप बहुत ज्यादा हैं, मतलब आपने अति कर दी पाप की कि आपको ये भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सुधारिएगा, मैं आपको डांट नहीं रहा हूं। चलिए, एक ही प्लेन में होते हैं। चलिए, आपतित किरण का अभिलंब से कोण, इसको बोलते हैं आई, आपतन कोण, और परावर्तित किरण का, सॉरी, अपवर्तित किरण का अभिलंब से कोण को बोलते हैं आर। आई का नाम है आपतन कोण, आपतन कोण, और आर का मान है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो दूसरा नियम होता है जिसको बोलते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, दूसरे को बोलते हैं स्नेल का नियम। ये क्या होता है? ये बोलता है कि मान लो इसको बोल दिया माध्यम नंबर 1, इसका अपवर्तनांक μ1 बोल दिया, इसको बोल दिया माध्यम नंबर 2, इसके अपवर्तनांक को μ2 बोल दिया। तो स्नेल का नियम कहता है μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। ये स्नेल का नियम होता है। ध्यान से रखना, आर आई जो है अभिलंब से कोण होता है। हमारे क्लास टीचर ने बताया था कि एक ही ताल के एक ही बिंदु पर कहना सही है। अबे क्या गुनगुन, गुनगुन, ओ गुनगुन, क्या कर रही तू? एक ही ताल के एक बिंदु पर, चलो जो भी है, तो कहाँ से पढ़ के आते हो तुम? एक ही ताल के एक ही बिंदु पर, सुरताल खेल रहे हैं क्या यहाँ पर, या ताल तलैया नहा रहे हैं अपन? कैसी बात करती है लड़की। चलिए, μ1 साइन I1 बराबर μ2 साइन आर, ये होता है एक तो, ठीक है। चलिए,
एक बिंदु पर नहीं होते, एक प्लेन में होते हैं। आपके मास्टर जी की नॉलेज को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एक ही प्लेन पर होते हैं, बिंदु पर नहीं होते, एक ही प्लेन पर होते हैं, सतह पर होते हैं। अगर आपको ऐसा पढ़ाया गया है बिंदु पर होते हैं तो गलत है, ठीक है। उनको बोलेंगे थोड़ा नॉलेज को अपडेट करें, एक ही प्लेन होता है, वो सतह होती है। एक बिंदु पर तीनों होते हैं, ये लाइन गलत है, ठीक है। एक बिंदु तो एंशंट कैसे भी आ जाएगा, ये लो ये भी एक बिंदु है। अबे बिंदु से क्या फर्क पड़ता है, बिंदु तो कैसे भी हो सकता है ना, फालतू की बात। चलो ये हो गया। लास्ट एक और चीज समझ लो कि ये दो नियम है, बस तीसरे नियम को क्या बोलते हैं। इस गणित को अगर मैं थोड़ा सुलझा के बात करूं तो तीसरा नियम निकलता है। वो क्या होता है तीसरा, यार इंपॉर्टेंट बात के रूप में, इंपॉर्टेंट बात के रूप में इसे लिख देते हैं। क्या बात है, आप भी जानते हो इस बात को, कि अगर प्रकाश किरण किसी विरल से सघन में जाता है, सघन में जाए, तो अभिलंब की और झुकती है। यदि किरण विरल है इधर और इधर सघन है, तो भैया विरल से जा रही है सघन में, तो अभिलंब की ओर झुकती है। ये अभिलंब है। देखो इसको जाना था इधर, इसको जाना था इधर, लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुकेगी, मतलब ये इधर झुकेगी। ये मतलब मैं बोल सकता हूं अगर ये 60 डिग्री था, माना तो भैया ये कम होगा, माना कि 30 डिग्री होगा, मान लिया अपन ने। तो ये एक बात है, इंपॉर्टेंट बात नंबर 1। और इंपॉर्टेंट बात नंबर 2 कि मान लो ऊपर है सघन से, नीचे है विरल, जाए तो अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब से दूर जाएगी। ये यहां पे आई, देखो ध्यान से बच्चों, ये आपतित किरण यहां पे आई, इस पर अभिलंब ये है। मान लो आपतन कोण का मान है ये 60 डिग्री, इसको जाना था इधर, भाई साहब ये और दूर हट जाएगी, ये लो ऐसे चली जाएगी। मान लो ये कोण ऐसा है, तो भैया मान लो 70 डिग्री हो गए, बढ़ गया, अभिलंब से दूर हटेगी फिर वो। क्या ये बात समझ में आती है? अरे आपके टीचरों ने क्या बताया था, अगर उससे काम चल जाता तो आप यहाँ नहीं आते यार, है ना। तो आप बच्चों यहाँ पढ़ो, आप जो मैं बता रहा हूँ पढ़ो आपको यार। आपके टीचर ने आपको क्या बताया था, उससे तो भला हुआ नहीं ना यार, इसलिए तो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। तो आप अभी अपने टीचर ने जो बताया था उसको साइड में रखो, ठीक है। चलिए ये दोनों बात हो गई हो तो मैं क्लास को यहीं विराम दे दूं। इस पे न्यूमेरिकल अपन कल करेंगे। आज ये बेसिक ज्ञान सीख लो। ऊपर विरल नीचे सघन, इसमें ऊपर सघन और नीचे विरल। ये है माध्यम 1, ये है माध्यम 2, ये है माध्यम नंबर 1, ये है माध्यम नंबर 2। ठीक है, चलिए ये है स्नेल का नियम, ये है स्नेल का नियम, ठीक है, ये है स्नेल का नियम। चलिए ठीक है बच्चों, तो यहां तक अपन क्लास को विराम देते हैं। यहां तक अपन क्लास को विराम देते हैं। यार आप में से कुछ बच्चे क्या है कि कुछ भी जो बोल रहे हैं आप गलत हो। स्नेल का नियम जो मैंने लिखा वो सही लिखा है यार। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कुछ सोच समझ के पढ़ा रहा हूं। आज तो नहीं पढ़ाने स्टार्ट किया मैंने, है ना। तो आप उसमें क्या लिखा है और उसमें क्या लिखा है मेरे मास्टर ने बताया था, इन बातों को आप प्लीज साइड में रख के पढ़ें अगर आप ज्ञान लेना चाहते हैं तो।
बाकी आप अपने मन की चलाना चाहते हो तो आप कुछ भी करें यार, फिर तो कोई रोक ही नहीं रहा। क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे वाली बात है, ठीक है ना। तो जब पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो, आपके टीचर या आपके जिसमें भी जो है उसको, ठीक है, मुझे किसी में दोष नहीं देखना, लेकिन जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, ठीक है ना। जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, सही पढ़ा रहा हूं मैं, चिंता मत करो यार, पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। इसलिए आप जब पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दें। मुझे कभी कोई डाउट होगा तो मैं नहीं लिखूंगा यार, मुझे गलत, अगर मुझे याद है कि यार ये गलत है तो मैं लिखूंगा ही नहीं उसको। चिंता क्यों कर रहे हो यार, पहली बार थोड़ी पढ़ा रहा हूं। इसलिए विश्वास के साथ पढ़ो। आपके टीचर ने आपकी क्लास में क्या लिखाया था उससे मुझे मतलब नहीं है, वो लोग तो कुछ भी लिखा देते हैं, उनका क्या है, उनके लिखाने से भर्ती हो जाती तो भैया तुम यहाँ पढ़ने थोड़ी आते, तब तो तुम IIT में या फिर मेडिकल में होते, ठीक है। इसलिए आप उतना ध्यान ना दें आपकी उसने ये पढ़ाया था उसने ये पढ़ाया था, ठीक है। गलत शलत पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हो तुम लोग। चले बाय बाय।